हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। 21 जुलाई रात 9 बजे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने श्री द्रौपदी मुर्मू को, हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया और 9:30 बजे उन्होंने ये अनाउंस किया एक्स पे, जो सोशल मीडिया है फॉर्मली नोन एज ट्विटर। उस पे उन्होंने अपने रेजिग्नेशन का रीजन ये दिया दैट टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस आई hereby resign as Vice President of India effective immediately in accordance with Article 67A of the Constitution। अब ये बात बहुत ही शॉकिंग थी इन द पॉलिटिकल सर्कल। इट लुक्ड लाइक किसी को भी हवा नहीं थी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट कि ये रिजाइन करने वाले हैं। और इस बात को कि वो हेल्थ की वजह से रिजाइन करे हैं, हेल्थ कंसर्न्स की वजह से, ये बात कोई एक्सेप्ट कर भी नहीं रहा है। इसकी वजहें जो हैं वो ये हैं कि मतलब क्यों आप रिजाइन तो बहुत लोग कर सकते हैं, कर दिया वाइस प्रेसिडेंट ने, लेकिन जिस तरीके से अब्रप्टली रेजिग्नेशन आया और जो रीजन दिया गया हेल्थ, ये इट लुक लाइक ऑल मेड अप, नोबडी बिलीव्ड इट। एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो आपको सुविधाएं मिलती हैं वो एज फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलेंगी। अगर एक्चुअली आपकी हेल्थ खराब थी तो वाइस प्रेसिडेंट बने रहना चाहिए था। वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई ड्यूटी नहीं होती है, इट इज ओनली द स्पेयर पार्ट। वो एयर एंड स्पेयर का कॉन्सेप्ट सुना है ना अपने ब्रिटिश मोनार्की में। इंडिया की डेमोक्रेसी में वाइस प्रेसिडेंट इज द स्पेयर फॉर प्रेसिडेंट। इन केस जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो इफ इट फॉल्स वेकेंट तो वाइस प्रेसिडेंट विल स्टेप इन एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। इसके अलावा कोई मेजर का वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। इट इज द वाइस प्रेसिडेंट इज सपोज टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लेकिन वो काम बहुत ही आसानी से डिप्टी चेयरमैन भी कर सकता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट ही करेगा, कोई जरूरी नहीं है। आप बैठे घर पे बोले मेरी तबीयत खराब है तो जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का वो काम कर लेगा। ऐसा कोई डिमांडिंग जॉब वाइस प्रेसिडेंट का है नहीं कि हेल्थ की वजह से वो कर नहीं पाएंगे। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एवरी सिंगल पावर इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पर कतर दिए जाते हैं by saying that he will act with the aid and advice of the Council of Ministers that is to be headed by the Prime Minister। तो प्राइम मिनिस्टर सर्वे सर्वा होता है, उसके कहे पे प्रेसिडेंट सारे बिल्स पे साइन कर देता है और लॉ बना देता है। बीच में वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है। इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑफिस बट पावर कोई नहीं है, नाम का भी नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का भी कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए कि उसका कोई काम तो है नहीं। चेयरमैन बनना, जो अगर उसको राज्यसभा को चेयर करना है तो वो तो डिप्टी चेयरमैन भी कर सकता है। तो कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का वो नहीं है। कोई ऐसा भी प्रावधान नहीं है कि उसको कब आपको इलेक्ट करना है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। एज सुन एज पॉसिबल, बस 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 1 हफ्ते में, एज सुन एज पॉसिबल आपको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है बस। और ये पहली बार है कि किसी उपराष्ट्रपति ने हेल्थ रीजंस की वजह से ये छोड़ी है, रिजाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से। इससे पहले किया है रिजाइन, लेकिन इसलिए क्योंकि उन्हें एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट करना था, कंटेस्ट करना था। दे वांटेड टू कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इसलिए उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिजाइन कर दिया हेल्थ रीजंस की वजह से। अदर देन द रीजन फॉर कंटेस्टिंग एज प्रेसिडेंट, ये पहली बार है किसी वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया है। और हेल्थ की रीजन से कौन रिजाइन करता है यार इतने प्रेस्टिजियस ऑफिस से? जो बाइडेन, जो एक्चुअली जिनकी हेल्थ को लेके कंसर्न था और जहां पे एक्चुअली प्रेसिडेंट के पास पावर्स होते हैं, अमेरिका में वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे जो बाइडेन के हेल्थ कंसर्न्स बहुत ज्यादा थे, बट ही डिड नॉट रिजाइन। इनफैक्ट वो तो सेकंड टर्म के लिए भी कंटेस्ट करने के लिए तैयार खड़े थे। ये तो जो ट्रंप एंड जो बाइडेन के बीच में जो वो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ बिफोर द इलेक्शन, उसने इतना बड़ा फियास्को कर दिया जो बाइडेन ने
कि उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि यू विड्रॉ फ्रॉम द रेस और कमला हैरिस को खड़ा किया गया, वरना जो बाइडेन हेल्थ की वजह से कुछ छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट तो बिल्कुल नहीं। वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, कोई जिम्मेदारी नहीं है और सुविधाएं सारी हैं, वो क्यों छोड़ेगा हेल्थ कंसर्न्स की वजह से? प्लस उन्होंने एक कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले एक स्पीच दे रहे थे, वो कहीं उन्होंने बोला आई विल बी द वाइस प्रेसिडेंट टिल 2027, जो कि उनकी फुल टर्म थी, सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन। तो इस केस में डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हुआ है, हेल्थ नहीं हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और वो डिवाइन इंटरवेंशन क्या है? वो है उपराष्ट्रपति की महत्वाकांक्षाएं। शुरुआत में जब उन्होंने रिजाइन किया तो पहले ये निकल के आया कि शायद जब वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी की मीटिंग जो बुलाई वाइस प्रेसिडेंट ने, टू जो पार्लियामेंट, जो राज्यसभा के बिजनेस है उसको डिस्कस करने के लिए बीएसी बुलाई गई, तो उसमें किरण रिजिजू और जेपी नड्डा नहीं आए। तो इस बात से इंसल्ट लेके धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी बुरा मान गए, उनको अपमान लग गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। हालांकि जेपी नड्डा एंड किरण रिजिजू ने बाद में क्लैरिफाई किया कि हमने इन एडवांस बताया था कि हम नहीं आ पाएंगे, एंड कम ऑन, इस बात पे गुस्सा के रिजाइन कौन करता है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? एक ऐसा इंसान जो का कोई जनाधार नहीं है, जो गुमनामी के अंधेरे से उठा के बंगाल का पहले गवर्नर बना दिया गया और उसके बाद भारत जैसे महान विशाल देश का उपराष्ट्रपति बना दिया गया, इतना प्रेस्टिजियस ऑफिस, एक जरा से अपमान, क्योंकि 2 मिनिस्टर्स आपकी मीटिंग में नहीं आए, आपने रिजाइन कर दिया। वही हेल्थ, जैसे हेल्थ रीजंस की बात पे आप यकीन नहीं कर रहे, इस बात पे भी किसी को यकीन आएगा नहीं। फिर ये कहा गया कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक थे जुडिशरी पे, न्यायपालिका पे बहुत आक्रामक थे, और ये जो करंट डिस्पेंसेशन है मोदी सरकार, दैट इज नॉट टेकिंग वेरी काइंडली टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म टू जुडिशरी। हालांकि ये बात सत्य है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, जुडिशरी इज ओवरस्टेपिंग इट्स बाउंड्स, वो बार बार एग्जीक्यूटिव के बाउंड्रीज में हस्तक्षेप कर रही है, एग्जीक्यूटिव के काम में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन स्टिल मोदी इज नॉट टेकिंग काइंडली टू एनीबडी हु क्रिटिसाइजेस जुडिशरी। फॉर एग्जांपल किरण रिजिजू जब लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जुडिशरी की बहुत ज्यादा कड़ी शब्दों में निंदा कर दी थी, लेकिन फिर उसके बाद किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्ट्री से ड्रॉप कर दिया गया, बाद में उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया गया, और अभी फिलहाल वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, बट लॉ मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो से उनको ड्रॉप कर दिया गया। सो ये बात एक तो ये मानी गई कि भाई वाइस प्रेसिडेंट है, उनके ऑफिस की एक मर्यादा है, एक डेकोरम है, एक इतने सेरेमोनियल, इट्स जस्ट अ सेरेमोनियल पोस्ट, उनको बहुत ही आक्रामक जुडिशरी पे नहीं होना चाहिए, इट इज अगेंस्ट द डेकोरम। लेकिन धीरे धीरे ये निकल के आया कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 2024 में जिस ऑपोजिशन ने उनकी इम्पीचमेंट की कोशिश करी थी, उस ऑपोजिशन के खेमे में जाके जगदीप धनखड़ मिल गए थे। उनको उस इम्पीचमेंट के बाद एक झटका सा लग गया, तो अपने आप को शायद वो पहले इंडिपेंडेंट दिखाने की कोशिश करने लगे कि आई एम इंडिपेंडेंट और गवर्नमेंट की तरफ टिल्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ऑपोजिशन उनके ऊपर बहुत आक्रामक रहता था इस बात के लिए कि ये तो एकदम आउटराइट टिल्टेड रहते हैं ट्रेजरी वेंचर्स की तरफ। तो पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाने की कोशिश के चक्कर में, और फिर धीरे धीरे उनकी अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाएं उनको ले डूबी, वो ऑपोजिशन के एजेंट बन गए और कहा जा रहा है कि वो सत्ता पलट की कोशिश कर रहे थे। वो ये समझने लग गए थे कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट के नीचे हैं, प्रधानमंत्री से तो वो ऊपर हैं, तो प्रधानमंत्री को उनके सामने सलाम ठोकना चाहिए, उनको ब्रीफ करना चाहिए। इनफैक्ट बीच में जब वाइस प्रेसिडेंट आए थे यूएस के जेडी वांस, तो उन्हें कहा भी था कि फॉरेन मिनिस्टर को मुझे ब्रीफ करना चाहिए क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, और मुझे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए क्योंकि वो मैं उनका काउंटर पार्ट हूं। वो धीरे धीरे भूल गए थे कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है। ही वांटेड टू चैलेंज प्रधानमंत्री मोदी, ही वांटेड टू चैलेंज फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। कहा जाता है कि वो संघ से नजदीकियां बढ़ा रहे थे, और संघ
के मीटिंग्स में जा जाके प्रधानमंत्री की बुराई करते थे। वो ऑपोजिशन लीडर्स से मिल रहे थे और इन ऑपोजिशन लीडर्स के साथ वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बुराई कर रहे थे। मॉनसून सेशन की शुरुआत से पहले उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उनसे भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बुराई करी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को बुलाया और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने आगे से समय नहीं मांगा था। उनको आगे से जगदीप धनखड़ ने खुद बुलाया था मिलने के लिए। केजरीवाल डिड नॉट आस्क फॉर टाइम कि मुझे आपसे मिलना है, उनको खुद से धनखड़ जी ने बुलाया और बोला कि सरकार ढंग से काम नहीं कर रही, आप कुछ करते क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा जो केजरीवाल जी ने कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कोई पावर में नहीं है। और ये बात सही है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने केजरीवाल को बुलाया, क्यों भाई, क्यों बुलाया, क्या है केजरीवाल आज की तारीख में, एक्सेप्ट फॉर द कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी आज की तारीख में क्या उनकी हैसियत है गवर्नमेंट में, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी जगदीप धनखड़ ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप नायडू जी से बात करिए। एक तरीके से जो अलाइड पार्टीज हैं, जो उनकी पार्टीज हैं, घटक दल हैं एनडीए के इस समय, अलाइड पार्टीज, कोएलिशन पार्टनर्स, उनको उनमें फूट डालना चाह रहे थे धनखड़ जी, ताकि गवर्नमेंट टॉपल हो जाए। तो उन्होंने एक केजरीवाल जी से कहा और ये बात गवर्नमेंट के कान में पड़ गई। शायद धनखड़ जी को उम्मीद नहीं थी कि ये बात गवर्नमेंट को पड़ेगी, मालूम पड़ेगी, लेकिन पड़ गई। उन्होंने आउटराइट एक समारोह में स्पीच देते समय वहां पे एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर शिवराज चौहान मौजूद थे, उनके सामने गवर्नमेंट की फार्म पॉलिसी की, एग्रीकल्चर पॉलिसी की बुराई करी। He was criticizing the government left, right and center. वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये जो गवर्नमेंट है, इसके जो एलाइड पार्टनर्स हैं, उनमें फूट पड़ जाए और ये गवर्नमेंट गिर पड़े। वो ऑपोजिशन के पिट्ठू बन गए थे। He was acting as an agent of the opposition. ऑपोजिशन जो इस समय बहुत ही निराशा और हताशा में था, जो होपलेस हो रखा था और इस समय कुछ हद तक लीडरलेस भी है, उनको लगा था कि वो अब इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं, उनकी छवि इतनी अच्छी हो गई है, वो इतने बड़े नेता हो गए हैं कि वो ऑपोजिशन को गैदर करके उसके लीडर बनके गवर्नमेंट को हिला देंगे। और जिसके काम वो करना शुरू कर दिए थे, उन्होंने अपनी संघ में प्रधानमंत्री की बुराई करना, ऑपोजिशन के साथ गवर्नमेंट पॉलिसी की बुराई करना, ये शुरू कर दिया था। उनको ये लगने लगा था कि अब उनका जनाधार बढ़ रहा है। लेकिन ये बात गवर्नमेंट को मालूम पड़ी एंड ही वाज सैग्ड। और सैग्ड इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर रेजिग्नेशन का प्लान होता तो ये बात इतनी, अब टाइमिंग देखिए रेजिग्नेशन की, मॉनसून के फर्स्ट डे जगदीप धनखड़ आए, एज यूजुअल मॉनसून सेशन का पहला दिन प्रिसाइड किया। 4 बजे के आसपास ये अनाउंस हुआ कि जगदीप धनखड़ जी 23 जुलाई को जाएंगे राजस्थान घूमने, उनका ट्रिप है, राजस्थान का दौरा करेंगे। और उसी दिन 23 जुलाई को जयपुर जाने का प्लान कर रहे हैं और 22 जून रात के 9 बजे वो बिना प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के स्टाफ को इन्फॉर्म किए प्रेसिडेंट हाउस राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। कहा जा रहा है कि जो स्टाफ था प्रेसिडेंट मुर्मू का, दैट वेंट टू अ टिजी बिकॉज इट वाज नॉट अ प्लान्ड मीटिंग। वो एकदम अब्रप्टली आ गए, इम्प्रॉम्प्टू आ गए, बिना किसी को बताए। कोई मीटिंग प्लान नहीं थी, तो जो प्रोटोकॉल प्लेस में होता है वो नहीं था। बस वाइस प्रेसिडेंट रात के 9 बजे आ गए राष्ट्रपति भवन बिना किसी को इन्फॉर्म किए। सो द स्टाफ वेंट टू अ टिजी, मतलब भगदड़ सी मच गई कि भाई क्या करें। तो रात के 9 बजे ऐसे अब्रप्टली वो बिना बताए राष्ट्रपति भवन पहुंचे और अपना रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को। इट वॉज एक्सेप्टेड एंड 9:30 बजे उन्होंने ये ट्विटर पे अनाउंस कर दिया, एक्स पे अनाउंस कर दिया कि वो रिजाइन कर रहे हैं ड्यू टू हेल्थ रीजंस। और 15 घंटे तक सरकार की तरफ से वो प्रधानमंत्री मोदी जो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बाय बाय के लिए भी, फेयरवेल के लिए भी एक बहुत लंबा चौड़ा फ्यूजिव पोस्ट लिखते हैं, बहुत ही वर्बोस पोस्ट लिखते हैं जिसमें बहुत तारीफ करते हैं, बढ़ चढ़ के तारीफ करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सब्स्टेंट टर्स पोस्ट किया
on Twitter X, Shri Jagdeep Dhankar ji had got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India, wishing him good health. इनफैक्ट ऑपोजिशन तो इसको नॉन पोस्ट भी कह रहा है कि आपने एक तो जगदीप धनखड़ जी को ढंग से फेवल नहीं दिया, उनको कोई फेवल नहीं दिया गया है, जगदीप धनखड़ जी को कोई फेवल नहीं दिया जा रहा है, और फेवल स्पीच के नाम पे ये एक पार्टिंग, एक छोटा सा ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 घंटे बाद, और बाकी सबने सन्नाटा खींचा हुआ है, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार किसी बात पे नाराज थी और ये इस्तीफा उनसे करवाया गया है, करा नहीं है उन्होंने। क्योंकि आप देखिए वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी प्रॉपर प्रेसिडेंट की तरह नहीं होती है, उसको एक राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए बाय मेजॉरिटी। अगर राज्यसभा की मेजॉरिटी एक रेजोल्यूशन पास कर दे और लोकसभा के मेंबर्स उसको एक्सेप्ट कर ले तो वाइस प्रेसिडेंट निकाला जा सकता है। प्रॉपर इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होती है प्रेसिडेंट की, वो वाइस प्रेसिडेंट की उतनी डिफिकल्ट नहीं है। ये इस्तीफा उनको दिलवाया गया कि भाई साहब आप जाएं, अब निकलें, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अब आपको ले डूबी हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का ये रेजिग्नेशन हेल्थ की वजह से नहीं आया है, क्योंकि सरकार उनको सैक कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसलिए आया है। कहा एक तरफ ये भी जा रहा है कि बिहार में इलेक्शंस हैं और जेडीयू को खुश करने के लिए शायद वो जो उपराष्ट्रपति का पोस्ट है वो किसी जेडीयू मेंबर या शायद नीतीश कुमार को भी दे सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये भी मतलब बहुत सारे जो थ्योरी स्वॉल्व कर रहे हैं उसमें से एक थ्योरी ये भी है कि जेडीयू की किसी मेंबर इंक्लूडिंग नीतीश कुमार कैन बी गिवन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब क्योंकि किसी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की कोई प्रावधान है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में और एज सुन एज पॉसिबल कहा गया है, तो अब इलेक्शन कमीशन जब भी डेट अनाउंस करेगा तब ये इलेक्शन होगा। एंड इलेक्शन मोस्टली वैसे ही होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है, बस इसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं वो वोट, दोनों हाउस के मेंबर्स वोट करते हैं। जो कोटा है कि कितना कोटा एक मेंबर को मिलना चाहिए जीतने के लिए, उसको निकाला ऐसे जाता है कि टोटल नंबर्स को एड अप करके डिवाइडेड बाय 2 प्लस और कोशंट में +1 ऐड कर दिया जाता है एंड द रिमाइंडर इज डिसरिगार्डेड। वो कोटा होता है, वो कोटा जिसको भी मिलता है वो उसको उतना कोटा मिल जाए या उस कोटे से ज्यादा नंबर मिल जाए वो बंदा जीत जाता है। इट्स वो ना प्रोपोर्शनल प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आप एक लिस्ट दी जाती है मेंबर्स के नाम की, उसमें आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है, थर्ड प्रेफरेंस कौन सी है, ऐसे आप वोट कीजिए। सीक्रेट बैलेट वो होता है। तो ये होगा एज सुन एज पॉसिबल, तब तक कोई जल्दी नहीं है। एंड नंबर्स एनडीए के पास है तो वो दोबारा अपना ही कोई एनडीए का ही कोई नॉमिनी लेके आ सकते हैं, ऐसा कोई चैलेंज यहाँ खास दिख नहीं रहा है। इस बार शायद प्रधानमंत्री मोदी थोड़े और कॉशियस रहें, क्योंकि लेके जगदीप धनखड़ को वही आए थे गुमनामी के अंधेरे से। he does not have any, जगदीप धनखड़ डज नॉट हैव एनी मास बेस। वही जैसे मैंने कहा गुमनामी के अंधेरे से निकाल के पहले बंगाल का गवर्नर बनाया गया, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। एंड कहते हैं ना गंजे के हाथ में नाखून नहीं देना चाहिए, वो गंजे के हाथ में नाखून आ गया। उन्होंने अपनी जड़ काट ली, वो भूल गए कि वो कुछ नहीं थे। अगर मोदी जी ने ऐसा, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स कॉल अ स्पेड। जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं दे डू नॉट हैव एनी मास बेस। पॉलिटिशियंस नहीं बन सकते हैं ये लोग। जिसपे सत्ता पक्ष मेहरबान होती है उसको बना दिया। फॉर एग्जाम्पल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिसपे सत्ता पक्ष रूलिंग पार्टी मेहरबान होती है, उसको वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कि भाई आप यहाँ बैठिए, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो जिसपे एनडीए इस बार मेहरबान होगी वो बनेगी वाइस, और होपफुली वो धनखड़ जी की तरह वापस अपनी औकात नहीं भूलेंगे। और मैं अभी भी अगर ये कोई सरप्राइज, इट वोंट कम एज अ सरप्राइज अगर ये रेजिग्नेशन धनखड़ जी की पॉलिटिकल लाइफ का आखिरी चैप्टर नहीं होता। आई विल बी
नॉट एट ऑल सरप्राइज अगर अब वो किसी प्रोटेस्ट की लीडर बन के आ जाए, स्पेशली किसी फार्मर्स प्रोटेस्ट का लीडर अगर धनखड़ जी बन के लौटे तो नो बडी विल बी सरप्राइज। उनका जो 3 साल का वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर था वो भी धमाकेदार रहा है, काफी टमल्टस रहा है, उनका रेजिग्नेशन भी ऐसे ही धमाकेदार रहा है। सो इट विल बी कीपिंग, तो ये उनके पर्सनैलिटी से मेलजोल खाएगा अगर वो फिर धमाकेदार एंट्री करें एक्टिव पॉलिटिक्स में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिडेट टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।